100% इंसाफ कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक उनकी खोई हुई जिंदगी कोई वापस ना करे तब तक 100% इंसाफ कैसे होगा। और किसी भी इंसान, कोई भी हाकिम, नरेंद्र मोदी भी उनकी खोई हुई जिंदगी उनको नहीं वापस कर सकती। आप लोगों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। यहाँ पे कई साल बाद कैनेडी हॉल में बोलने का मौका मिला और इस बार किसी ने टोपी की जरूरत नहीं कही, तो उसके लिए भी शुक्रिया। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स यूनियन और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। हम रिपीट ही कर रहे होंगे जो आपने स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, इम्प्यूरिटी हो रहा है, मगर तब भी कुछ बातें इज़हार करना जरूरी है। कुछ रेपिटेशंस अच्छे होते हैं। मैं बात शुरू करना मांगता था किसी और बात से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जुडिशरी का हंगामा हो रहा है और उसमें सरकार ये मान रही है कि जो 4 जजों ने कहा था चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो कोर्ट का अंदरूनी मामला है और बाहर के लोगों को और खासकर पॉलिटिकल ग्रुप्स को कुछ कहने की उसमें जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। उनका यह भी कहना था कि सरकार खुद जुडिशरी की, न्याय की इज्जत करती है और जो भी न्यायाधीश कोलिजियम करते हैं उसमें अंगूठा लगाती है। आज सुबह एक बयान आया जब हम लोग अलीगढ़ की तरफ चलने वाले ही थे, जिसमें सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने एक ईसाई जज का कागज पास करने से क्यों उनको झिझक हो रही है उसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, और मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं क्योंकि वो तकनीकी भाषा में उन्होंने लिखा कि केरला के बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं और ईसाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक है, तो दूसरे ईसाई की क्या जरूरत है। ये भारत की कानून मंत्रालय, भारत के कानून मंत्री, इनकी उनकी इजाजत के बिना तो कोई कुछ कह नहीं सकता। ये उनका बयान है। हाईएस्ट जुडिशियल फोरम, जिसमें वो आदमी भी कहता उसको विश्वास है और मैं भी कहता हूं, क्योंकि अगर उसमें विश्वास नहीं होगा तो फिर कहां जाएंगे हम। उस पे जब आप इस तरीके से करेंगे कि कौन किसी की कुव्वत पे नहीं, किसी के ज़हन पे नहीं, किसी के एक्सपीरियंस पे नहीं, ये भी नहीं कि रिप्रेजेंटेशन होना है जो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं और होनी चाहिए, हो सके तो 50%, जिसमें से कुछ दलित महिलाएं होनी चाहिए, कुछ मुसलमान महिलाएं होनी चाहिए, कुछ ईसाई महिलाएं होनी चाहिए, कुछ ट्राइबल महिलाएं होनी चाहिए। उसको छोड़ के जब आप एक खास नुक्ते नजरिया से चुनेंगे तो आपके दिल में क्या है, आपके जहन में क्या है, बात साफ हो जाती है। ये कहना बहुत जरूरी था। मेरे को लिंचिंग पे बोलना था। और आज और कल अगर आप लोग अखबार देख रहे हैं, CNN देख रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका में पहली बारी काले लोगों ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है लिंचिंग पर। लिंचिंग का कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, ना हो सकता है। मार मार के मार दिया तो बात बनती नहीं, मगर वहां पर अमेरिका में जब सफेद आदमी आयरलैंड और इंग्लिस्तान से आया, उसके बाद एक नया देश पैदा हुआ, और जब अफ्रीका से
गुलाम आए, काले लोग आए, तो काले लोग और सफेद लोगों के बीच में तनाव था, गुनाह भी होते थे और ना भी होते थे, मगर कानून लोग अपने हाथ में ले लेते थे और 100 साल में 4000 लोगों का बिना किसी कसूर के फांसी देके सड़क के ऊपर, पेड़ के ऊपर, नदी के ऊपर पुल उससे लटकाकर 4000 से ज्यादा आदमी मार दिए गए। किसी ने सफेद औरत को सिर्फ छू दिया था, गलती से टक्कर लग गई थी। उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें छत से लटक रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के जहां पर लिंचिंग हुई, एक कबर के ऊपर जो पत्थर लगाते हैं ग्रेवस्टोन टाइप का ऊपर से लटक रहा है, जैसे वो आदमी लटकते थे। हर ग्रेवस्टोन के ऊपर लिखा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, नीचे लिखा गया डिस्ट्रिक्ट का नाम और पट्टे पर उन लोगों का नाम जो उस डिस्ट्रिक्ट में कत्ल हुए हैं। यहूदियों के लिए भी ऐसे यूरोप में, इजराइल में, पोलैंड में म्यूजियम्स हैं। हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 महीने में हर्ष मंदर के साथ कारवां मोहब्बत में मैं उस हर घर में गया हूं जहां पे कोई नौजवान लड़का, ज्यादातर मुसलमान मगर कभी कभी दलित हिंदू भी, और 2 औरतें जिनको डायन कह के मार मार के मार दिया गया। असम से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक फैक्ट फाइंडिंग टीम में आप जाते हैं, एक वारदात को देखने जाते हैं, एक वारदात को देखते हैं, उसमें गहराई से देखते हैं, बात करते हैं, आके अपनी रपट लिखते हैं। मगर 30-40 जगह आप जाएं और उसी चीज को देखें। उन माँ को देखें जिसका बेटा जवान चला गया, उन विधवाओं को देखें जिनका पति मारा गया, उनमें से 2 विधवाएं थी जो 2 बारी विधवा हुई थी। पहला पति किसी वजह से मर गया था, उनके छोटे भाई से शादी कर दी गई और छोटे भाई को कत्ल कर दिया गया गौ रक्षकों ने। हर जगह जहां पर हम गए कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी कि ये लोग मारे जाते। अगर सरकार का इसमें हाथ नहीं होता और पुलिस वाले और पड़ोसी और छोटा जो मुफस्सिल जज होता है वो ये ना सोचते कि हम जो भी करेंगे कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमको रोकने टोकने वाला नहीं है। घड़ी घड़ी हमसे मुसलमान पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में मुसलमान को गाय पालना अलाउड नहीं है, क्या कोई नया कानून आया है? जानवर रखना अलाउड नहीं है क्या? हर जानवर को, जवान गाय है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसको आप ला रहे हैं, क्या उसको आप कत्ल करने ला रहे हैं? क्या जवाब आ जाता है इसके सामने? उसी जगह अगर कोई हिंदू उसी साइज की, उसी उम्र की गाय को लाता है तो साफ है। यह तो यहां तक बात होती तब भी कुछ वहम कह के छोड़ सकते थे। जब पुलिस एनकाउंटर कर रही है, गौरक्षक की जरूरत नहीं है, पुलिस खुद गौरक्षक कर रही है। और ये यूपी, पश्चिम यूपी जिसको कहते हैं, और हरियाणा और राजस्थान, ये पूरा इलाका जिसको आप मेवात कहते हैं, वहां पर चौकी दर चौकी 1 या 2 एनकाउंटर्स मिले हैं जहां पे पुलिस कहती है गाय भर के ले जा रहे थे ट्रक में, ट्रक रोका नहीं, हमने गोली मारी क्योंकि ये लोग तस्करी कर रहे थे। जब आप खुलासा करते हैं तो आपको पता लगता है किस तरीके से कोल्ड ब्लड में, जिसको जैसे ये बता रहे थे, कोल्ड ब्लड में रोक के पिटाई करके गोली मारी जाती है। किसकी गिनती करेंगे? और जब आप इसको
बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं एक गौरक्षक के लिंचिंग की, वहां पर फिर दूसरी बात आती है कि ये तो आप सिर्फ लिंचिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर, पिछले 6 महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-15 एनकाउंटर हुए जिसमें या तो लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। उसमें गांव की बात, गाय की भी बात नहीं आती है, सिर्फ एनकाउंटर। और जो कॉमन फैक्टर है कि जो मारा गया वो मुसलमान है, जवान मुसलमान है। और यहां तक भी मैं एक बार सोचूंगा कि हो सकता है। फिर जो तीसरी परत आती है इस इंप्यूनिटी की, और जो खौफनाक बनाती है बात को, कि हर जगह जहां पे लड़का मारा गया है, जवान आदमी मारा गया है, 18 साल का बच्चा मारा गया है, वहां पे उसी के बाप के ऊपर, उसी के भाई के ऊपर, उसी के ससुर के ऊपर, उसी के रिश्तेदारों के ऊपर काउंटर केस किया गया है। लाश भी उन्हीं की, काउंटर केस भी उन्हीं का। यहां पे बात साफ हो जाती है कि ये एक सोची समझी स्पॉन्सर्ड, आप कह सकते हैं जिसको कहा जा रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड तकनीक है, एक दहशत फैलाने की, दहशत फैलाने की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाय को भूखा रख के लोग नहीं मार देते। और इसके अंदर सोशल मीडिया और मीडिया का क्या रोल है, क्योंकि मैं खुद एक अखबार नवीस हूं और जुलाई में 50 साल हो जाएंगे मेरे को पत्रकारिता में और लिखते हुए। 50 साल कम नहीं होते, मगर 50 साल में तजुर्बा आ जाता है, लोगों को नापने की पता लग जाता है इमरजेंसी है या नहीं, क्योंकि हमने असली इमरजेंसी भी देखी है, गौतम ने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और उस पर लिखा भी है। नस्लों के खिलाफ वायलेंस सरदारों के साथ हुआ वगैरह वगैरह, वो भी देखा हुआ है। इसके अंदर इस बात को ला रहे हैं, उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था। आज क्या हो रहा है, हमको बताया गया, दिखाया गया कि अगर आप स्मार्टफोन में बोल देते हैं लिंचिंग, कि जो भी उसका हिंदी तर्जुमा था, तो अपने आप उस आदमी का यूट्यूब पे प्रोग्राम आ जाता है, उस हिंदू आदमी का, जो समझा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है कि लिंचिंग कैसे की जाए। ट्रेनिंग मैनुअल लिंचिंग का आ रहा है। लिंचिंग हो रही है, जैसे बताया गया था बंगाल में 3 गांव के 3 लड़कों की लिंचिंग हुई। रिश्तेदारों को कैसे पता लगा? क्योंकि जब हो रहा है उसको फिल्म किया जा रहा है और उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। रामगढ़ में, झारखंड में, रामगढ़ वो जगह है जब इंदिरा गांधी मारी गई थी तो वहां पे सरदारों ने बगावत कर दी थी। वहां पे बहुत बड़ा फौज का रहता है, उन्होंने ये वायलेंस देखा है। और जब सरदारों की टुकड़ी अपने कमांडर को मार के दिल्ली आ रही थी तो उनका भी वहां पे कत्लेआम हुआ था। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पर पकड़कर ये कहकर मारा गया कि तुम्हारी कार में गौ का मांस है। और वीडियो दिखा रहे हैं, जब उसको मार रहे हैं तो कोई किसी ने लाके कोई 2-3 मन मांस, अतड़ियां, ओझड़ियां सड़क पर डालती पकड़ रहे हैं। उस आदमी का बेटा यूट्यूब किसी और चीज को देख रहा होगा, अपने बाप का कत्ल होते हुए देख रहा है। अभी पिछले दिनों उसके अंदर 7 आदमियों को सजा हुई, जिसमें ज्यादातर भाजपा के लोग हैं। सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है लिंचिंग में, हेट में, आप लोग सब इससे वाकिफ हैं। मैं और हर्ष राजस्थान गए, जहां जिस उसका जिक्र हुआ, वहां पर एक दलित आदमी कटिक जो मार्बल का काम करता था, उसने उसको जिसका उसने कत्ल किया उसको कोई जान पहचान नहीं है। उसने टेलीफोन करके एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि मैं मकान बना रहा हूं, आप आइए हमसे हमारे प्लॉट पे मिलिए। उसको उससे पहले कभी कोई जानता नहीं था। वो दीवारों पे लोग लिख देते हैं अपना नंबर, उस नंबर के हिसाब से उसने उसको बुलाया। वहां पे उसकी पिटाई की, कटार से उसका गला काटा, पेट्रोल डाल के उसकी आग लगाई और अपने 14 साल के भांजे से कहा कि सब जो मैं कर रहा हूं उसको फिल्म कर,
उसकी फिल्मिंग क्वालिटी जो आपने देखी है उससे ज्यादा अच्छी है। कितना सधा हुआ हाथ है, उसके सामने खून रिकॉर्ड कर रहा है। एक पूरी नस्ल को, एक पूरे जेनरेशन को किस तरीके से, किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और फिर ये तो सोशल मीडिया है। बाकी मीडिया क्या करता है? आप में से कुछ मेरे को टीवी पे देखते हैं कभी कभी चिल्लाते हुए, और मेरे ऊपर लोग चिल्ला रहे होते हैं। हमारा मीडिया किस तरीके से, अभी इन्होंने जिक्र किया, क्या हम काउंटर चेक करते हैं, क्या हम डबल चेक करते हैं, क्या हम देखते हैं जाके क्या हो रहा है? पुलिस ने जो बोला उसको हम सच मान लेते हैं। आजकल, पहले अंग्रेजी में कहते थे अलेजेड लगा दो कि ये शायद जुर्मी है। आजकल मान के चलते हैं, जैसे वो कहा गया कि अगर मुसलमान है तो जुर्मी है। रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, एडिटर, कोई भी उसको चेक करने की कोशिश नहीं करता कि कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, किसी और सुपीरियर ऑफिसर से, पुलिस वाले से, किसी से कुछ नहीं, जो कहा हो गया। टीवी पे आप आजकल देखते हैं न्यूज लीक्स, आईबी का फाइल पूरा का पूरा, जज का पूरा फाइल जहां पे डिसीजन होना है कैबिनेट सब कमेटी में, पूरा फाइल मीडिया को लीक कर दिया गया। कल मैं बता रहा था इसको नाविका को कि अगर पुराने जमाने में ये होता तो आपको पुलित्जर प्राइज मिलता और वो डिप्टी डायरेक्टर जेल जाता, जिसके दफ्तर से आप पूरी की पूरी फाइल गायब करके ले आए। किस तरीके से मीडिया का, खुद मीडिया टोटली, हम लोगों ने खुद मीडिया देखा है, इमरजेंसी में भी देखा, उसके पहले, उसके बाद हम जानते हैं मीडिया की क्या कमजोरियां हैं, कितना रिपोर्टर की इंडिपेंडेंस है और कितनी नहीं है, कितने एडिटर पे दबाव होते हैं, हम सब जानते हैं। मगर आज जिस तरीके से रिलायंस 37 चैनल्स के ऊपर 25% से लेकर 100% उसका इन्वेस्टमेंट है, क्या कहेगा कोई? मगर तब भी आप कह सकते हैं ये तो मालिकों के ऊपर प्रेशर है, रिपोर्टर पे, एडिटर पर तो प्रेशर नहीं है। मगर किस तरीके से, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए और बाकी अखबारों में एक दो फेस सेविंग स्टोरी छोड़ दीजिए, बाकी जिस तरीके से कवरेज है, मैं पत्रकार होने की, अखबार होने की, सहाफी होने की वजह से शर्म से गर्दन झुक जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो आईटी एनेबल्ड लिंचर्स हैं, इनको आप आईटी इनेबल्ड किलर्स कह सकते हैं। किस तरीके से मिलके एक माहौल हेट का, नफरत का फैला दिया गया है, जिसमें एब इनिशियो शुरू से ही आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं रहती। स्टेट इंप्यूनिटी, पुलिस इंप्यूनिटी वो है, किस तरीके से उसको कॉन्कर किया जाए। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना मांगता हूं, आप क्योंकि यहाँ का माहौल इस तरीके से हो गया अभी फिल्म देख के और वाइस प्रेसिडेंट साहब की स्पीच सुन के कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ शायद हो रहा है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, क्योंकि लड़ाई भी इकट्ठी होनी है, और लड़ाई इकट्ठी होनी है, इकट्ठे लोगों को करके करनी है। इसी वास्ते आप लोगों के मन में भी ये बहुत जरूरी है समझना कि सिर्फ आप ही विक्टिम नहीं है, क्योंकि तादाद मुसलमानों की ज्यादा है, उत्तर भारत में थोड़ा कंसंट्रेशन है। मगर अगर आप दिल्ली से बाहर चले जाएं 400 किलोमीटर, नर्मदा को पार कर लें, तो आपको पता लगेगा दलित के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर किस तरीके से तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। और उसके आगे अगर चल जाए, उड़ीसा चले जाए, झारखंड, छत्तीसगढ़, आगे चले जाए तमिलनाडु, नया इलाका, ईसाइयों के ऊपर किस तरह हो रहा है, तकरीबन ऐसा ही लड़के उठाए जा रहे हैं। कितने लोग मारे गए किसी को पता नहीं है, क्योंकि यहां पे तो तब भी एक हवा उठी है दिल में और लोगों में, और जैसे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं कि जाके तहकीकात की जाए। वहां पर उड़ीसा में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तहकीकात करने के लिए भी लोग मिल नहीं रहे हैं। तो क्या कहूं मैं आप लोगों को, हमको चैन से तो हम बैठ नहीं सकते, चुप हम बैठ नहीं सकते, डर कर हम घर पर रह नहीं सकते। आवाज तो उठनी ही है। हम जानते हैं कि शासक
हाकिम कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी क्रूअल क्यों ना हो, उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और लोगों ने किया हमसे पहले और सजा पाई है उसकी खड़े होने की भी। मगर हम देखते हैं हिस्टोरिकली, हिस्ट्री में भी, और हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान की 70 साल की छोटी सी हिस्ट्री में भी, उसके भी विक्ट्रीज होती हैं। विक्ट्री खो देते हैं हम अपनी गलती से, मगर जीत होती ही है, इमरजेंसी भी हटी। और आज जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, फर्क यह है कि आज हम आपके सामने बोल सकते हैं, पर सिर्फ यही फर्क है शायद। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया, और एक बहुत ही अहम मौके पे ऑर्गेनाइज किया, ये जानते हुए भी कि इसके बाद और इन दिनों भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, आपके खिलाफ फाइल खोले जाएंगे, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, कुछ एक को टेररिस्ट भी कहा जा सकता है। उसके बावजूद आपने ऑर्गेनाइज किया और आप लोग यहाँ पर आए, ये आप, मेरा ख्याल है, मुबारकबाद के बायस है। और मेरे जैसे पुराने लोगों के दिल में फिर एक उम्मीद आप लोग पैदा करते हैं, उसके लिए शुक्रिया।